नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका काइनेटिक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 यानी कि स्थिर विद्युत की, और आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कूलाम का नियम, यानी कि कूलाम्स लॉ। देखिए और समझिए क्या होता है कूलाम्स लॉ। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, देखिए कि एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ठीक है, और दोनों को रखा हुआ है रेस्ट पोजीशन पर। दोनों को रेस्ट पोजीशन पर रखा हुआ है कुछ डिस्टेंस पर r। तो क्या होगा? देखिए, अगर ये दोनों चार्ज, एक पॉजिटिव और दूसरा वाला चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव है, सेम नेचर चार्ज है, तो क्या फिनोमेनन होगा कि पॉजिटिव में हम पढ़ के आए थे रिपल्सन फोर्स यानी कि प्रतिकर्षण का बल। तो Q1 जो आवेश है वो Q2 पर बल लगाएगा, Q1 जो आवेश है वो Q2 पर बल लगाएगा। और अभी जब सेम चार्ज है, पॉजिटिव आवेश है, तो क्या करेगा? उसको प्रतिकर्षित करेगा। अच्छा, तो दूसरे आवेश पर या दूसरी आवेशित वस्तु पर किसने बल लगाया? पहली आवेशित वस्तु ने, ठीक है। तो उसको लिखते किस तरीके से? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, दूसरे पर बल पहले के द्वारा। वहीं दूसरा जो आवेश है ये पहले आवेश पर बल लगाएगा, और वो उसको कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो आपको क्या क्लियर हुआ कि पहला जो आवेश है वो दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित करता है, और दूसरा जो आवेश है वो पहले आवेश को प्रतिकर्षित करता है। यानी कि यहाँ पर कितने बल लगते हैं? तो अगर हम लोग प्रॉपर्टी लिखने चले साथ के साथ ही, तो आप लिखोगे कि दो बल परिभाषित होते हैं और दो वस्तुओं पर लगते हैं। ये भी आप लिख सकते हो। कितनी वस्तुओं पर लगते हैं? दो वस्तुओं पर लगते हैं। कैसे? पहली आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी पर लगाया गया बल यानी कि F21, और दूसरी आवेशित वस्तु द्वारा पहली पर लगाया गया बल यानी कि F12। क्लियर है आपको? बिल्कुल सर। और यहाँ हमने देखा कि पहली आवेशित वस्तु ने दूसरी आवेशित वस्तु पर जो बल लगाया है F21, वो कहाँ है? इधर की डायरेक्शन में, और दूसरी ने जो पहले पर बल लगाया है वो इधर की डायरेक्शन में है। तो दोनों बल क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीत हो गए, यानी कि F21 और F12 दोनों की दिशा परस्पर एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। सर ये तो पॉजिटिव आपने ले रखा है, तब होगा। अगर नेगेटिव ले लेते तब भी ऐसा होता क्या? तो देखिए वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर ये R है डिस्टेंस पर, ये माइनस का Q1 आवेश, ये माइनस का Q2 आवेश ले लिया, इस कंडीशन में भी क्या होगा? सर ये माइनस Q1 जो है Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, बिल्कुल, और Q2 जो है वो Q1 को प्रतिकर्षित करेगा, बिल्कुल। ये हो गया आपके Q2 आवेश पर जो बल है वो F21 हो गया, और Q1 पर जो बल लग रहा था Q2 की वजह से वो F12 हो गया। तो दोनों बल क्या है? अभी भी एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। तो हमने ये सजातीय आवेशों में तो देख लिया। तो सजातीय आवेशों के मध्य जब मैं इलेक्ट्रिक फोर्स या विद्युत बल की बात करता हूँ तो क्या होता है कि सजातीय आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, यानी कि रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है। तो F12 यानी कि पहले आवेश पर दूसरे के द्वारा जो बल लग रहा है, और दूसरे आवेश पर पहले के द्वारा जो बल लग रहा है F21, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा सर, क्या ये अभी भी विजातीय आवेशों में भी पॉसिबल होगा क्या? तो देखिए, एक आवेश को मैंने ले लिया, Q1 को ले लिया मैंने प्लस का, और Q2 को मैंने ले लिया किसका? माइनस का। यहाँ पे भी ये रहेगा क्या? तो देखिए R दूरी पर मैंने इनको रख दिया दोनों आवेशों को। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या पढ़ के आए हो? अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि पॉजिटिव जो आवेश है वो नेगेटिव आवेश को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इस कंडीशन में फोर्स कैसे अप्लाई होंगे? Q1 पर Q2 के द्वारा जो बल लगेगा वो लगेगा इधर, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया F12, यानी पहले आवेश पर दूसरे के द्वारा बल,
और दूसरे पर अगर हम लोग बल चेक करेंगे तो दूसरे पर बल हो गया पहले के द्वारा, वो हो जाएगा अपने पास में F21। अभी भी हमें क्या पता लग रहा है कि Q1 ने Q2 को अपनी ओर आकर्षित किया और Q2 ने Q1 को अपनी ओर आकर्षित किया। दोनों बल आप देख रहे हो, F12 जो है वो इधर लग रहा है और F21 जो है वो इधर लग रहा है। दोनों बल अभी भी क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो क्या पता लगा आपको कि जब आवेश विपरीत प्रकृति के हों, जब आवेश विपरीत प्रकृति के हों तो वहां पर भी जो दो विद्युत बल लगते हैं, पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर और दूसरे आवेश के द्वारा पहले पर, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि इनकी डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो दो बल होते हैं या दो वस्तुओं पर लगते हैं और क्या लिखोगे आप, दोनों विद्युत बल या दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं। दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या नजर आ गई आपको कि दो बल जो लगते हैं, पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर और दूसरे के द्वारा पहले पर, चाहे सजातीय आवेशों का केस आपने देखा, चाहे विजातीय आवेशों का यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेशों का आपने देखा। सेम नेचर चार्ज की बात करें हम लोग या अपोजिट नेचर चार्जों की अगर हम लोग बात करें तो वहां दोनों ही पर यह कंडीशन अप्लाई होती है। कौन सी कंडीशन, कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फोर्स हैं, फर्स्ट चार्ज के थ्रू सेकंड चार्ज पर और सेकंड चार्ज के थ्रू फर्स्ट चार्ज पर, ये दोनों ही क्या होते हैं, अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा सर, अपोजिट देखिए, ये Q1 चार्ज हो गया, ये Q2 चार्ज हो गया। सर Q1 पर जैसे बल अगर हम देख लेते इधर लग रहा होता, अच्छा, और Q2 पर चार्ज इधर लग रहा होता, ये भी तो सर विपरीत है। तो क्या विद्युत बल ऐसे होते हैं क्या कि हर जगह मतलब कैसे भी हो पर विपरीत दिशा में हो, तो ये बिल्कुल नहीं होते। अच्छा सर, ये और इसमें क्या अंतर है, इसकी इनमें बात करूं या मैं इनकी बात करूं तो फिर क्या अंतर है सर, तो इनमें और इन दोनों में इलेक्ट्रिक फोर्सों की अगर हम लोग बात करें, देखो विपरीत तो यहाँ पर भी है, अपोजिट डायरेक्शन तो यहाँ पर भी है, लेकिन इन दोनों से क्या है, ये डिफरेंट है। कैसे कि यहाँ पे जो ये बल लगेंगे F12 और F21, ये दोनों बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके अनुदिश ही अप्लाई होते हैं, अलोंग, इसके अलोंग ही अप्लाई होते हैं। तो क्या बोलोगे आप कि विद्युत बल पहले आवेश पर दूसरे के द्वारा या दूसरे आवेश पर पहले के द्वारा जो बल लगते हैं, ये दोनों बल दिशा में एक दूसरे के विपरीत तो होते हैं और साथ में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि विपरीत है तो कहीं भी लग जाएंगे। क्लियर? और यहाँ भी देख लीजिए आप, क्या देखा आपने यहाँ पे कि Q1 ने Q2 पर जो बल लगाया था F21 और Q2 ने Q1 पर जो बल लगाया था F12, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत तो है और साथ में दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, जो r दूरी पर ये रेखा है, इसके क्या होते हैं, अनुदिश ही होते हैं। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ चार्जेस, बोथ फोर्सेस आर अप्लाइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, along the direction of line joining of both charges, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है इसके अनुदिश ही लगते हैं, या तो विपरीत या इस तरीके से, या तो इस तरीके से अपोजिट होंगे या इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इस तरीके से कभी भी अप्लाई नहीं होंगे कि एक ऐसे लग रहा है एक ऐसे लग रहा है, सर ये भी तो अपोजिट है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होता है, तो आप लोग एक लाइन और लिख सकते हो यहाँ पे कि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगते हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगते हैं। Both forces are applying along the direction of line joining of both charges, दोनों आवेशों को जो लाइन मिलाती है उसी रेखा के अनुदिश लगते हैं। तो क्लियर है आप लोगों को? ये बिल्कुल क्लियर है सर। आगे बात करें हम लोग, कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई होता है।
अच्छा ये बताइए कि F12 का या F21 का वैल्यू कितना है, तो वो उसके लिए हम लोग किसको पढ़ेंगे, कूलम का नियम या लॉ के बारे में आप एक बात ये जान लीजिए कि नियम या लॉ बहुत सारे प्रेक्षणों या प्रयोगों यानी कि एक्सपेरिमेंटलों के बाद में ये लॉ या नियम दिया जाता है। नियम जो है किसी भी घटना पर यह देखा जाता है कि उससे क्या प्रेक्षण प्राप्त हो रहे हैं, हमें क्या रिजल्ट वहां से मिल रहे हैं, उन रिजल्टों को एनालाइज करके बहुत बार उनके प्रेक्षण कर करके, हजारों बार उनके प्रेक्षण कर करके हमें ये लॉ या नियम दिए जाते हैं। तो इनके बारे में एक चीज ये है कि ये जैसे होते हैं हूबहू हमें ऐसे के ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, इनमें हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए एक आवेश यानी कि एक चार्ज हो गया Q1 और इससे r दूरी पर हमने एक दूसरा आवेश रख दिया Q2। ठीक, बहुत बढ़िया। आपने देखा Q1 ने Q2 पर बल लगाया था, बिल्कुल लगाया था F21, और Q2 ने Q1 पर बल लगाया था F12। अगर आवेश जो है आपके अगर सजाती है तो इस तरीके से, और अगर एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता, Q1 को मैंने पॉजिटिव कर लिया, Q2 को मैंने नेगेटिव कर लिया, और दूरी वही है इनके बिटवीन R, बस नेचर अपोजिट कर दिया है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी सर, Q1 पर लगेगा इस तरीके से F12 और Q2 पर लगेगा F21। ठीक है। अच्छा बात कर रहे हैं कूलाम नियम की, कूलाम का लॉ। तो सुनिए कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर यानी कि रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन पर चार्ज है। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल F12 हो चाहे वो F21 हो, F12 हो या फिर वो F21 हो। ठीक है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान F12 या F21, लगने वाले विद्युत बल का मान दोनों आवेशों Q1 आवेश पहला और Q2 आवेश दूसरा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्लियर हो गया। पहला स्टेटमेंट है आपका ये क्या कि किन्हीं कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक्टिंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। एक्टिंग इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन बोथ चार्जेस at rest is directly proportional to the product of both charges। क्लियर कि दोनों स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान पहले आवेश ने लगाया दूसरे पर, या दूसरा आवेश ने लगाया पहले आवेश पर, लगने वाले विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तथा दोनों स्थिर आवेशों के बीच की दूरी, दोनों स्थिर आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R। दोनों स्थिर आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपके दो स्टेटमेंट कूलाम्स लॉ में आपको लिखने हैं। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान दोनों स्थिर आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा स्थिर आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? बिल्कुल। तो F12 की बात करूं या फिर मैं F21 की बात करूं, इन दोनों का ही मान समानुपाती किसके हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 के, और व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R² के। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से मैंने लिख दिया। आगे इसको अगर ओपन करूंगा F12 या F21 तो समानुपाती का चिन्ह हटा करके बराबर लेकर के आऊंगा, तो एक नियतांक मुझे लगाना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पर नियतांक किसको काम में ले लिया, K। नियतांक क्या लिया है मैंने यहाँ पे, K। Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R²। तो ये आपके पास में फोर्स आ गया
कि पहले आवेश ने लगाया दूसरे आवेश पर या दूसरे आवेश ने लगाया पहले आवेश पर, दोनों बलों का मान आ गया। यहाँ पर के क्या है, के समानुपातिक नियतांक है। के क्या है, समानुपातिक नियतांक है, स्थिरांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसे हम लोग कूलाम बल नियतांक भी कहते हैं, जिसका नाम क्या होता है, कूलाम बल नियतांक भी इसे बोला जाता है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आप समझिए, देखिए क्या हमको मिला कि पहले आवेश पर दूसरे के द्वारा या दूसरे आवेश पर पहले के द्वारा जो बल लग रहा है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कि पहले आवेश पर दूसरे के द्वारा लगने वाले बल का मान और दूसरे आवेश पर पहले के द्वारा लगने वाले बल का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है, या इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड क्या रहता है, इनका सेम रहता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको मिल गई। अच्छा, क्या हमको मिला, कूलाम का नियम भी आपने लिख लिया होगा। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान दोनों स्थिर आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों स्थिर आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको फॉर्मूला मिल गया। यहाँ से पता लगा कि पहला आवेश दूसरे आवेश पर जो बल लगाता है और दूसरा आवेश पहले आवेश पर जो बल लगाता है, दोनों का मैग्नीट्यूड परिमाण क्या रहता है, सेम रहता है, समान रहता है। तो हमें F12 व F21 के बारे में क्या पता लग गया कि दो बल हैं, बिल्कुल हैं। दोनों बलों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में अप्लाई होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं, और जो दोनों स्थिर आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है उसके अलोंग अप्लाई होते हैं, और साथ में इनका परिमाण भी क्या है, समान है। परिमाण क्या है, समान है। तो याद कीजिए, दो बल जिनका परिमाण समान दिशा विपरीत, दो समान बल यानी कि परिमाण समान और दिशा विपरीत, कहां पर, याद करो 11th क्लास में आपने सुना था, नाम सुना लग रहा है, गति का, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें गति का तृतीय नियम आपने पढ़ा था। क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या होता था वहां पर भी, दो बल होते थे, विपरीत दिशा में अप्लाई होते थे, परिमाण समान होता था। और यहाँ पर भी यही हो रहा है, नहीं हो रहा सर, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या कहोगे आप कि विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होते हैं F21 या F12, ये किसके नियम का पालन करते हैं, ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम का, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख दीजिए आप कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या विद्युत बल या दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल जो है, ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करते हैं। समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। और हम लोग बात करें तो हमें क्या समझ में आया, देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि Q1 Q2 दो आवेश, पहला आवेश पर बल लगता है इधर F12 मान लिया, दूसरा आवेश पर बल लग गया था F21, बीच की दूरी r थी, दोनों बलों का परिमाण क्या आया, समान। F12 का मान F21 के मान के बराबर होता है, दिशा विपरीत होती है, दिशा विपरीत होती है, और दोनों बल, गौर कीजिए, दोनों बल एक ही रेखा के अनुदिश, एक ही लाइन के अलोंग अप्लाई होते हैं, एक ही रेखा के अनुदिश लगते हैं। तो ऐसे बल जिनका परिमाण समान दिशा विपरीत और एक ही रेखा के अनुदिश लगते हैं, उन्हें केंद्रीय बल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, केंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रल फोर्सेस। तो जो आपका विद्युत बल है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये कौन से बल होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं, यानी कि केंद्रीय बल भी होते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी आप क्या लिख दोगे कि विद्युत बल तो केंद्रीय बल भी होते हैं। कौन से होते हैं केंद्रीय बल, जिनकी दिशा विपरीत, परिमाण समान और एक ही रेखा के, एक ही लाइन के क्या होते हैं, अलोंग अप्लाई होते हैं। तो ये आपको क्या हुआ, कूलम का नियम क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। देखिए हम बात कर रहे थे दो चार्ज Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस इनका R, ठीक, बहुत बढ़िया। दो आवेश हैं
Q1 और Q2, चाहे आप सजातीय मान लीजिए या फिर इन आवेशों को आप चाहो तो विजातीय मान लीजिए। एक पॉजिटिव है, अच्छा, और दूसरा जो है वो नेगेटिव है, बीच की दूरी सेम है। मान लीजिए दो आवेश रखे हुए हैं, बिल्कुल Q1 जो है वो Q2 पर बल लगाएगा, ये भी हमने देख लिया, बिल्कुल सर। Q2 Q1 पर बल लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। दोनों बलों का परिमाण क्या रहेगा? समान रहेगा, यानी कि Q1 जिस बल से Q2 को प्रतिकर्षित कर रहा होगा, यहाँ पर Q2 भी Q1 को उसी बल से क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। अगर इस कंडीशन में, यानी कि इनके बीच में बल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, मान लो कि ये बल लगा हुआ है आपका 10 न्यूटन का, तो ये भी क्या होगा? 10 न्यूटन होगा, यानी कि Q1 जो है वो Q2 को 10 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर रहा है, तो Q2 भी Q1 को क्या करेगा? 10 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेगा। ये हमने देख लिया था कूलॉम के नियम के अंदर कि दोनों बलों का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? फोर्स सेम रहता है, इक्वल रहता है। अब मैंने अगर इनके पास में एक तीसरा आवेश, एक अन्य आवेश अगर मैंने ला करके रख दिया तो क्या होगा? अच्छा, अगर मैंने इनके पास में एक अन्य आवेश Q3 ला दिया तो क्या होगा? तो एक अन्य आवेश ला देने से क्या होगा कि इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, सर बिल्कुल है, तो Q1 और Q3 के बीच में बल लगेगा, सर बिल्कुल लगेगा, क्योंकि Q1 इसको क्या करेगा? अगर ये Q3 सेम नेचर चार्ज है तो Q1 जो है Q3 को भी प्रतिकर्षित करेगा और बल लगाएगा इसके ऊपर F31, फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 1, और Q3 भी Q1 पर बल लगाएगा, कितना? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, F13। इसी प्रकार सेम इसी टाइप से Q2 भी क्या लगाएगा? बल लगाएगा Q3 पर, सेम चार्ज, सेम नेचर चार्ज है, तो इसको क्या करेगा? ये प्रतिकर्षित करेगा, F32, और Q3 जो है वो Q2 पर भी बल लगाएगा, इधर कितना? F23। लेकिन जो ये चार्ज था Q1 और Q2 के बीच में, जो पहले से बल लगा हुआ था F12 और F21, यानी कि 10 न्यूटन का इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रखा था, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नोट कीजिए इंपॉर्टेंट लाइन, क्या है अगला गुणधर्म? अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए कि दो स्थिर आवेशों के मध्य यदि कोई तीसरा या कोई अन्य आवेश ला दिया जाए तो दोनों स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि इनके बीच में पहले से अगर 10 न्यूटन लगा हुआ था तो ये Q3 आ जाने से या कोई अन्य Q4 आ जाने से या कोई अन्य Q5 और अधिक चार्ज आ जाने से इनके बीच में जो 10 न्यूटन है इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि किसी अन्य आवेश के आने से किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, ये जरूर होता है कि Q1 आवेश पर परिणामी बल का मान बदल जाता है, Q2 आवेश पर परिणामी बल का मान बदल जाता है। क्लियर? कि इन दोनों के बीच में जो पहले से लग रहा था 10 न्यूटन वो तो नहीं बदलता है, लेकिन इस Q1 आवेश पर कुल बल का मान, नेट फोर्स जो है ये चेंज हो जाता है। नेट फोर्स क्या हो जाता है? चेंज। देख लीजिए, F12 इधर लगा हुआ था, एक और लग गया F13, तो टोटल चार्ज अगर देखोगे तो पहले तो टोटल क्या था? जब ये दोनों थे तो टोटल क्या था? केवल F13 F12 यानी कि 10 न्यूटन यही था, लेकिन अब इसके ऊपर नेट कैसे निकलेगा? 13 और 12 से नेट निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों Q1 और Q2 के बीच में जो बल लग रहा था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इंडिविजुअली Q1 पर कुल चार्ज यानी कुल फोर्स और Q2 पर नेट फोर्स यानी कि कुल बल ये बदल जाता है। इन दोनों के बीच में लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि मान लो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित कर रखा था, नेगेटिव ने पॉजिटिव को अपनी ओर आकर्षित कर रखा था। मान लीजिए दोनों ने 10 न्यूटन से, क्योंकि दोनों सेम ही होंगे। अगर Q1 ने Q2 को जो है 10 न्यूटन से, तो Q2 भी Q1 को 10 न्यूटन से आकर्षित कर रहा था। बहुत बढ़िया। अब अगर इनके पास में कोई और आवेश ला दिया जाता तो इस 10 न्यूटन पर क्या प्रभाव पड़ता? सर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन दोनों के बीच में मान लीजिए एक दोस्त है, दो दोस्त हैं, इनके बीच में पक्की दोस्ती है खूब बढ़िया तरीके से।
ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर कोई इनके बीच में तीसरा आदमी ला दिया जाए तो इनकी दोस्ती पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इनके बीच की दोस्ती पर किसी तीसरे के आने का कोई प्रभाव नहीं होगा। हाँ, ये Q1 इसके साथ भी दोस्ती कर लेगा, ये Q2 इसके साथ दोस्ती कर लेगा, लेकिन अपनी दोस्ती पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्लियर? तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य अन्य आवेश ला देने पर उनके बीच में पहले से जो बल लग रहा था उस पर किसी और आवेश के आने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हो गया आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा, बल का हमने फॉर्मूला पढ़ा। एक और प्रॉपर्टी देखिए, बल का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कूलम्ब्स लॉ से। क्या पढ़ा? F = K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। दो आवेश है Q1 Q2, दो आवेश Q1 और Q2 है, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं R पर। किस दूरी पर रखे हुए हैं? R पर। तो इनके बीच में कितना बल लगेगा? पहले ने दूसरे पर लगाया, दूसरे ने पहले पर लगाया, उसको हमने सेम होता ही है, उसको मान लिया F। तो क्या फॉर्मूला आया? F = K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो यहाँ जो बल है ये बीच की दूरी के वर्ग के क्या आता है? व्युत्क्रमानुपाती आता है। और यदि कोई राशि बहुत दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो ये इसे कहते हैं हम लोग व्युत्क्रम वर्ग का नियम। इसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल का जो मान होता है ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। या दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर कैसे निर्भर करता है? कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में निर्भर करता है कि R अगर हम लोग दूरी जो है अगर इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो बल का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दोनों आवेशों को अगर मैं दूर दूर रख दूंगा और तो इनके बीच में जो फोर्स है वो क्या होगा? कम होगा। अच्छा, अगर मैं इनके बीच की दूरी को कम कर दूंगा, अगर इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम, तो फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, और परिवर्तन किस टाइप से होगा? R स्क्वायर के रूप में होगा। यानी कि अगर आप दूरी को दुगना करोगे, दूरी को क्या करोगे? दुगना कर दोगे। ठीक, तो बल क्या हो जाएगा? 1/4। बल क्या हो जाएगा? 1/4, यानी कि दूरी के स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या करोगे? 4, तो नीचे आएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। बल जो है वो कम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप दूरी को आधा कर रहे होते, अगर आपने दो आवेशों के बीच की दूरी को, पहले वाली जो दूरी है उसको क्या कर दिया होता? R/2 हाफ कर दिया, तो बलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों आवेशों का? तो अगर दूरी को आप आधा कर दोगे तो बल 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर दूरी को आप दुगना कर दोगे तो जो फोर्स है या बल है वो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक, तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन भी इलेक्ट्रिक फोर्स करता है। आगे हम समझें कि दो बल है वो Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के समानुपाती होता है। तो एक भी अगर मैं आवेश बदलूंगा, एक भी आवेश में अगर मैंने परिवर्तन कर दिया तो पहले आवेश ने लगाया दूसरे पर बल और दूसरे ने लगाया पहले पर बल, ये दोनों ही बल परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि Q1 का आवेश बदलूंगा तो इसी पर बल बदलेगा, नहीं, इन दोनों के बीच में लगने वाले ये दोनों बल, पहले ने लगाया दूसरे पर, दूसरे ने लगाया पहले पर, ये दोनों बल परिवर्तित हो जाते हैं। आगे हम लोग चर्चा किसकी करेंगे? तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं K की। K क्या है? कूलाम बल नियतांक, यानी कि या हम बोलेंगे इसको समानुपातिक नियतांक। नेक्स्ट क्लास में विद्यार्थियों हम लोग पढ़ेंगे K, यानी कि कूलाम बल नियतांक, कूलाम बल नियतांक, या फिर हम लोग इसको कहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। जो आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम लोगों ने लगाया था F = K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, जो फॉर्मूला था उसमें जो K लगाया है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि K की वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे, कूलाम्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक, K हम पढ़ेंगे। उससे पहले बोर्ड पर आप लोग देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। 1 मीटर की दूरी पर स्थित किन्हीं दो आवेशों के मध्य विद्युत बल की गणना करो। 1 मीटर की दूरी पर स्थित किन्हीं दो आवेशों के मध्य
तो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा न्यूनतम बल की गणना करो, ठीक है, मिनिमम फोर्स। तो यहाँ पर आप लोग एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा। 1 मीटर की दूरी पर स्थित किन्हीं दो आवेशों के मध्य न्यूनतम बल की गणना करो। कैलकुलेट मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दूज आर इन रेस्ट पोजीशन एट 1 मीटर डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। कैलकुलेट मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स, फोकस कीजिएगा, मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस दूज आर इन रेस्ट पोजीशन एट 1 मीटर डिस्टेंस। 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य न्यूनतम विद्युत बल, मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन आपको करना है। तो आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन मैं के पढ़ाने से पहले इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को जरूर कराएंगे, ठीक है। तब तक आप इसका ट्राई कीजिए, अगर आपको आ जाए बहुत अच्छा है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए और पढ़ते रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैरेटिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 12th क्लास की फिजिक्स। और 10th क्लास के विद्यार्थी भी अपना मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्दी आपके भी वीडियो जो है वो और भी चैप्टर्स के अपलोड कर दिए जाएंगे। हाँ, 3 चैप्टर हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं 10th क्लास के, बाकी और चैप्टर भी हम लोग अपलोड कर देंगे। तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।